अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच, अहमद मंसूर और फैसल साहब। तो जनाब बहुत सारी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट किया, ये क्यों किया है और इसके पीछे कहानी क्या है। दूसरा खामनाई का जो नमाज जनाजा और उस हवाले से जो कहते हैं उनको आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की जाएंगी और पाकिस्तान का वफ्द भी वहाँ पर पहुँच गया और बहुत बड़ा वफ्द जो है वो पाकिस्तान का गया है। इसके ज़रिए से पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया है। और दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ जेल रिफॉर्म्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसी चीज़ें कि मरीम नवाज़ की तकरीर जब की और मरीम नवाज़ ने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे सबको बताया कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान की टॉप जुडिशरी जो है वो मौजूद थी। तो बेख्तियार सुहेल अफरीदी भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। तो वो भी तैयब से भी कहानी उसकी सुनेंगे। तो जनाब पहले तो शुरू करते हैं फैसल साहब से। और फैसल साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, ये तो ऐसी सियासी, इसको हम सियासी गलती कहेंगे या कि वो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलके और फिर पीछे न जाने, इससे तो इंडिया खुश होगा। देखें क़य्यूम सिद्दीकी साहब, असल बात यह है कि PTI सियासी जमात है नहीं, इसलिए उसको सियासी गलती हम कह नहीं सकते। वो एक फ़ैन क्लब है, फ़ैन क्लब है, सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ एक है कि बानी PTI रिहा हो जाए। पहले ये था कि इक़्तिदार में आ जाएं, फिर इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो दोबारा इक़्तिदार मिल जाए और फिर तो कहते हैं मुलाकात ही करा दें। तो उनकी शेड ही लगा दें अडियाला के बाहर। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। जहाँ तक बात है बाइकाट की, तो बाइकाट के आप मुहर्रिकात जब आप देखते हैं तो आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि जब से इक़्तिदार ख़त्म हुआ है उस वक्त से PTI की सूरत हाल क्या है। कई दफ़ा अवाम को निकालने की कोशिश की, हर दफ़ा नाकामी हुई, हर दफ़ा रिहाई की बात की गई, हर दफ़ा नाकामी हुई, इसलिए कि आप अदालतों से रुजू करने की बजाय एहतजाज की तरफ जाते हैं, तशद्दुद की तरफ जाते हैं, तोड़ फोड़ की। अवाम तंग आ चुके हैं, सही बात, उसकी वजह से बिल्कुल मुतनफ़र हो चुके हैं। और अब ये सूरत हाल है कि आप 10,000 की कॉल देते हैं और 50 बार खड़े होते हैं। 50 वो होते हैं जो आपके ज़िलाई ओहदेदार हैं, जो आपके 2-4 MNAs हैं या 2-4 वज़ीर वहाँ से सूबाई काबीना के जो आ जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। वो भी उसमें भी 2-3 जो है नाम, वो मीना खान है या शफ़ी जान है, वो आ जाते हैं। हाँ। अब आपने एक जब मुसलसल नाकामियाँ हुई तो हिकमत अमली तब्दील नहीं की, आपने उसको मज़ीद जो है वो तनाव की कैफियत में लेके गए। सियासी मामलात होते हैं सियासी तरीके से हल करने के, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने से कभी भी आप बंद गली में नहीं जाते। जो PTI है उसको बंद गली में लेकर गए। बंद गली में कौन लेके गया? बानी PTI का ख़ानदान खुद लेकर गया है। आप ये देखें कि जो मुलाकातें होती थी उसके बाद सियासी बयानियाँ जो है वो बाहर आके बयान किया जाता है। वो बातें सारी लोगों को पता है, वो सारा वो अंदर। मैं कश्मीर स्पेसिफिक उसी तरफ में आ रहा हूँ। हाँ। फिर उस बहुत देर कर दी आपने आते मुतनफ़र होने की वजह से सारी आपको चीज़ बता, उस मुतनफ़र होने की वजह से उसका आउटकम आपको आया कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं आप पूरी कंपेन करते हैं, बैरिस्टर गौर कंपेन चलाते हैं, उसके अलावा शायद खटक वहाँ पे होते हैं। आप पहले ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कंपेन नहीं करने दी, फिर कंपेन करते हैं, फिर आप इंतखाबात के बाद ये दावा करते हैं कि जो 8 जीते हैं वो आपके हैं। होता क्या है? 4 इस्तेकामें पाकिस्तान पार्टी ले गई, दो जो है वो ले गई पीपल्स पार्टी, 2-3 ये सारी। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा। यही सूरत हाल आपको कश्मीर में भी है। कश्मीर में भी आपकी फुटिंग कुछ भी नहीं है। आप कलदम जो आपसे मुराद PTI की कलदम जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहाना चाहिए था एक फरार का, और वो फरार का बहाना आपको इस वजह से मिल गया कि वो उन्होंने जो मुतालबे रखे थे वो ख़ुद इलेक्शन में नहीं जा रहे थे। आपने उनका एक बहाना लेकर उससे फ़रार इख्तियार कर दिया है, क्योंकि आपको पता था कि आपको यहाँ से कोई सीट मिलनी नहीं है। आप या तो पीपल्स पार्टी ने ले जाना, या मतलब आप कह रहे हैं कि आपके नज़दीक सिर्फ शिकस्त को सामने देखते हुए वहाँ से राय फरार इख्तियार किया। तरीक़न साहब यही लेकिन जो क्या किया है, माइक भी छोड़ना। और हालत ये है, देखें मैं सिद्दीकी साहब 3 बहुत अहम
वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ जब टिकट तकसीम करती है किसी भी इलेक्शन में तो उससे माल बनाती है, ये सबसे बड़ी वजह है। इस दफ़ा माल बनाने वाला अंसर वहाँ से ख़त्म हो गया था। जो टॉप के दो हर विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो टॉप के दो थी उनकी चॉइस पीटीआई नहीं रही थी। इनके पास तीसरे चौथे नंबर के कैंडिडेट आ रहे थे जिन्होंने सिर्फ इलेक्शन लड़ना होता है, चाहे किसी भी पार्टी का उनको टिकट मिल जाए। नहीं, इस हवाले से अगर देखें तो तनवीर इलियास जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़ के तो वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। तो ये इस्तेकाम पार्टी का ये इस्तेकाम पार्टी का जो आप क्या समझते हैं कि तनवीर इलियास विनिंग कैंडिडेट है? तनवीर इलियास विनिंग कैंडिडेट होना हो, इस्तेकाम पार्टी तो विनिंग पार्टी है भाई वहाँ देखिए। का। ओह सॉरी, प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखिए हम किसी को भी हम नहीं करते, हल्का वो नहीं समझ सकते। हाँ। अच्छा, पहली वजह यह है कि उनके कैंडिडेट उनके पास थे तीसरे चौथे दर्जे के। फिर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कश्मीर के अपने जर्नलिस्ट हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो, और इसमें पीटीआई की अपनी असेसमेंट भी शामिल है। एक आध सीट से ज़्यादा 33 जो सीटें जनरल है ना उस पर वो जीतने की पोजीशन में ही नहीं थे। नहीं, मतलब है कि इलेक्शन में शर्मिंदगी से बचने के लिए। दूसरा इनकी जो पार्टी टूट चुकी है। देखिए ना, आप बेशक वो होता है लेकिन आप पार्टिसिपेट करते हैं। कश्मीर का मामला कुछ और है। अच्छा नहीं, इसमें उसमें एक चीज में ठीक है ना, बताऊं वो आपको कि आप ये देखें कि हर जो मामला होता है ना उस पर कहते हैं बानी पीटीआई से मशवरा किए बगैर हम फैसला नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा का बजट बानी पीटीआई की मशावरत के बगैर नहीं पेश कर सकते। यहाँ पे उनका कैसे जो है ये फैसला कर लिया कि बाइकाट, जब वो दावा ये है कि वो आवाम की जंग लड़ रहे हैं, वो अंदर हैं तो आवाम की वजह से, आवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए। तो यहाँ पे तो अवाम के हकूक़ से खुद जो है राय फरार इख्तियार कर ली है। क्या उनकी मुलाकात कहीं से हुई थी या कोई पैगाम पहुँचा था जिसके बाद ये फैसला साहब ये तो आपने बताया ना। तैयब साहब के पास जाने से पहले अगर तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनी थी, जैसे बनी थी वो लोग चले गए इस्तेकाम पार्टी में, दाएं बाएं, तो आप बताएं कि वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? पहुंची वहीं पे खाक। तो अब उनकी खाक तैयब लोग के पास है। नहीं, असल जो रीज़न है ना, देखें हमने इस चीज़ को पहले डिटेक्ट कर लिया था कि जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ पीटीआई ने अपने आप को अलाइन कर दिया था। उसी का बयानिया वो यहाँ पे बेच भी रहे थे। महमूद खान अचकज़ई को कलदम ने ऐसे वो नहीं कर लिया था। और यहाँ पे पीटीआई ने क्या किया, जमात इस्लामी का कंधा यूज़ करके केपी के हाउस में उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की और कहा जी हम अवामी एक्शन कमेटी को मिलने जाएंगे। आपके सामने उनको रोका भी गया और वो सारा एक था। अवामी एक्शन कमेटी इंतशारी कमेटी और पीटीआई भी इंतशार, इन दोनों का नेक्सेस है, अलाइंस है। और इन्होंने इलेक्शन से रह देखिए, अवामी एक्शन कमेटी अगर अवाम के लिए होती तो इलेक्टोरल प्रोसेस को होने देती, उसको सबोताज करने की अटेम्प्ट ना करती। पीटीआई भी अब उन दोनों का अलाइंस हुआ है। वजह क्या है, बड़ी साजिश है इसमें, और वो साजिश ये है कि अवाम को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में ना जा सके जो हो। और फिर वो कौन, फिर उस चीज को कौन एक्सप्लॉइट करेगा? इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा। असल रीजन ये है वो उसका, जो कहते हैं कि शारीरिक इलेक्शन शोषण हो प्रोसेस गया। को डिस्प्यूटेड करना, वोटर का टर्नआउट कम करना, और ये सारी चीजें जो है ये कार फरमा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर के अवाम दिखाएंगे कश्मीरी अवाम इस ये इलेक्शन चीज़ है। प्रोसेस में जिस तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आप देखें वहाँ की सियासी जमातें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ज़्यादा पुख्ता हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है। और लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि किसी तरह भी जो तनासुब है वोटिंग का वो कम होगा, ये कभी भी नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि 70% के आसपास जो तनासुब है वो रहेगा। ये हमेशा से कश्मीर की तारीख रही है कि वहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो अवाम बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। अब की बार भी यही होगा। कोई पार्टी बाइकाट करती है, कोई जो कैंडिडेट है वो हिस्सा नहीं लेता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम अपना हक राय दे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अवाम का मैंडेट है, उसको आना चाहिए। लेकिन पीटीआई और अवामी एक्शन कमेटी अपने तौर पे वो ये साजिश रचा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है वो मुतनाज़ा कर दें। ये उनकी बेसिकली असल वो अटेम्प्ट तो है। अब तहरीक इंसाफ आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से ये रही है। आप देख लें 2013 के इलेक्शन से देख लें, 2018 के इलेक्शन देख लें, 2024 का इलेक्शन देख लें, किस तरह उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए, मुनज़्ज़म साजिश के धांधली के। वो जुडिशल कमीशंस के ऊपर भी बना। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस बात पे एग्री हुआ था कि जनाब अगर ये मुनज़्ज़म धांधली ना हुई तो आप माफ़ी मांगेंगे। आज तक माफ़ी नहीं मांगी है, आज भी वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। सिद्दीकी साहब, So, जहाँ उनका से तो ना- बयानिया यही है। हाँ, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ना, उसका जोर बताया जाता है कि रावला कोर्ट में है, रावला कोर्ट के ताजिर वहाँ पे शरीक है, रावला कोर्ट में अवाम बैठी हुई है।
मैं आज आपको बता रहा हूँ 27 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, 27 जुलाई के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टर्नओवर आपको रावलाकोट से मिलेगा। चलें, आपकी प्रेडिक्शन ठीक है। तो आप आ जाएं अपना फैसल साहब से शुरू करें या आपसे ही? खामेनेई शहीद खामेनेई जो है उनकी नमाज जनाजा, ठीक है। देखें, जब से जंग शुरू हुई पहले दिन ही उन्होंने ये किया, ठीक है। उसके बाद से उनका जनाजा, उनकी तदफीन नहीं की गई है। मुहर्रम गुजर गया, ये सारा सूरत हाल। अब जो है उसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे मौजूद है। क्या पाकिस्तान पैगाम दे रहा है ये सारी सूरत हाल में, और फ्यूचर क्या नज़र आता है इस ईरान के अवाम, ईरान की लीडरशिप, ख़ास तौर पे उनके दिल इस वक्त अगर दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए धड़कते हैं, उनके लिए जज्बात हैं, तो वो पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि वो इस पोजीशन में आए हैं कि वो अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो तदफीन है और ये एक इस्लामी रवायात हैं, एक जज्बात, उसके मुताबिक वो कर सकें। वरना जो सूरत हाल थी वहाँ ये मुमकिन नहीं था, जो ईरान के हालात थे वहाँ से वो सर्वाइव भी किया और उसके बाद आज वो दोबारा खड़े भी हुए हैं और पाकिस्तान का उसमें रोल सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो लीडरशिप ने जो ये फैसला किया कि तमाम तर ख़तरात के बावजूद तमाम आपके मुल्क की सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो वहाँ पहुँचती है। और आपको याद है एक जो है वो जर्नलिस्ट ने कुछ दावा भी किया था कि जो जिनीवा मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान के डेलीगेशन और जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, हाँ ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट, जी जी, कि उनको जो है वो, तो जिसके बाद फिर जो है पाकिस्तान ने पैगाम भेजा कि फिर इसराइल को हम इसमें देखें वाइप देम ऑफ। अच्छा, ये पैगाम ना भी भेजते फिर अंडरस्टूड था ना, खुदा ना खास्ता। देखें, ये तो ऐलान जंग से भी बड़ी बात होती है। ये तो फिर आप और हम भी फिर कहते कि हम कूद पड़ते, फिर वो कहते हैं ना मैदान जंग में कि अगर हमारे मुल्क के साथ कोई इस तरह करे तो बहरहाल ये ऐसी जुर्रत इंशाल्लाह नहीं होगी। और जब तक हमारे पास हमारी एक लीडरशिप है और हमारे पास एटम बम है तो क्या पैगाम देगा पाकिस्तान की लीडरशिप ने? सिद्दीकी साहब, ये पैगाम बड़ा वाज़े है। ईरान और पाकिस्तान और इस रीजन के जो दीगर 7 ममालिक हैं, अब हम मिल के यहाँ की खारजा पॉलिसी के किंग होंगे और जो स्टेप है और फैसले करेंगे। स्टेप सीरिया, टर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, अब उसमें कतर और सऊदी अरब। तो ये क्या, ये पहला, ये सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, कतर, पाकिस्तान। अच्छा, ये आप ये देख लें कि ये इसराइल का मशरिक़ वस्ता में जो ग्रेटर इसराइल का जो पूरा प्लान है, पहला जो ये रास्ता रोकने की आप कह लें कि एक काविश हुई है, वो यही हुई है। अब इसको आगे बढ़ाना है। अब ये तमाम ममालिक थर्ड टेंपल के एम्बिशंस हैं। और सिद्दीकी साहब, इसको अगर यूँ एक्सप्लेन करूँ, सॉरी, कि आप ये देखें कि ईरान पीस टॉक इनिशिएट करने से पहले, इस्लामाबाद में जो डायलॉग हुए उससे पहले, पाकिस्तान 1 या 2 दिन पहले पाकिस्तान ने वो 4 अफ्रीकी एक समिट होस्ट की थी, जिसमें आपने बताया तुर्किया था, सऊदी अरेबिया था, कतर था और फिर पाकिस्तान खुद था, मिस्र, इजिप्ट भी था। तो ये सारे मिलके इन्होंने, अभी जो ईरानी प्रेसिडेंट यहाँ पे है, उन्होंने जो एक विजन दिया था पान इस्लामिक अलायंस का, ठीक है ना, वो बेसिकली वो फार्मूलेट हो रहा है। ये हो गया, ये अच्छा, ब्लॉक बन गया। ये तो स्टेप की तरफ तो बहुत सारे स्टेप्स हो चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं। दूसरा, अभी मैं देख रहा था कि इसराइल क्यों परेशान है, इसराइली मीडिया लिख रहा है कि तुर्किया की इन्फ्लुएंस बढ़ गया है शाम में, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है सऊदी अरेबिया में, जो वहाँ पे पाकिस्तान फोर्सेस तैनात ठीक है, पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट भी है और बाकी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं खुद इसराइल और उसके एक्सटेंशन और उसके जो तुसी पसंदाना वो थे उनके लिए। एक दूसरा, ईरान में जो पैगाम है वो ये है हमारी क़यादत का, जिसमें फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म हैं, इसहाक डार साहब हैं और अयाज सादिक साहब हैं, अतारड़ साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये जो मेन हैवी मैंडेट हमारे पूरा डेलीगेशन किया वो ये है कि आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख हमारा सुख। बल्कि इस मौके के ऊपर तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर हैं, उनको भी चाहिए था वो जबरदस्ती इस वक्त के अंदर शामिल हो जाए। हम साथ एक इसका और बहुत अहम पहलू है, वो इस रीजन के तमाम ममालिक के लिए है कि ईरान जो गलतियां करता आया है उसको रोकने के लिए भी पाकिस्तान का एक रोल है, हमारी जो लीडरशिप का वहाँ मौजूद होना। तो सऊदी अरब को भी इत्मीनान होगा कि अगर यहाँ से कोई गलतियाँ होती हैं, माजी में होती हैं, अब नहीं होंगी, पाकिस्तान मौजूद है हमारे ज़रिए, हम उसको
रोक भी सकेंगे, समझा भी सकेंगे। आज देख लें, आज ये सारे ममालिक आपस में लड़ाई इनकी नहीं हो पाई जो असल साजिश थी। देखिए बिल्कुल, साजिश असल साजिश एक थी। थी, साजिश थी कि मशरक़ वस्ता के ये तमाम जो ममालिक हैं ये आपस में ईरान ये- से जीसीसी ममालिक को लड़ा दिया जाए और और बस। बांग दस्तों और के इसी को रहबान हो, तैयब और उर्द- उसी को और इसी को तैयब उर्दगान ने, जो अहमद भाई ने बात की, उन्होंने कुछ यूँ कहा अपनी तुर्किश अवाम से खिताब करते हुए कि ये पाकिस्तान था जिसने मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इसराइल के फितने को, फसाद को रोका और आपस में हमें लड़ाई से बचाया, शिया सुन्नी फसाद से बचाया। और ये सारा, ये तो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान का जाता है। एक विजिट और भी है। हाँ मोहसिन नकवी इधर इस विजिट से पहले सऊदी अरब जाते हैं। आप उसको बाइलैटरल तो समझें, लेकिन हमारी लीडरशिप जो पूरी ईरान गई है तो उससे पहले मोहसिन नकवी का वहाँ जाके मुलाकातें करना, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, हम इसको अलग अलग नहीं देख सकते। तो ये अब जाहिर आपके है जो ये यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये मैसेजिंग भी है कि हम जो कुछ भी जो मूव है ये अकेले पाकिस्तान की नहीं है, इसमें सब शामिल हैं। देखें, खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है ना वो बदल रहा है, और ताकत का तवाज़ुन ऐसे बदल रहा है कि पहले पाकिस्तान ने अपना आप मनवाया, फिर ईरान ने अपना आप मनवाया। अब ये दोनों ममालिक मिल के इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है उसको एक और साइड पे लेके जा रहे हैं। ईरान के सदर जो है नहीं, ये मसूद सारा ये पेज़ेश्कियान- महल जीसीसी के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आपको न्यू- नजर आ रहा है? वही बता रहा हूँ। चाइना, इंडिया के रशिया, कुछ गवर्नर भी शायद वहाँ गए हाँ थे, जी, वो इंडियन कौन सा गवर्नर है जी? इंडियन गवर्नर है साउथ पंजाब के किसी इंडिया के वजह- टिसोरी गए थे शायद। तो ये जो सूरत हाल है ना, इसमें आप जो मसूद पेज़ेश्कियान का एक तजवीज़ थी ना कि इस्लामाबाद से लेकर रियाज तक या जद्दा तक जो भी शहरी जाए उसके लिए वीज़े की ज़रूरत ना हो, उन्होंने भी यही रूट दिया था, पाकिस्तान से तेहरान और इस्तांबुल और फिर रियाज या जद्दा। तो ये जो मुस्तकबिल आपको आता नज़र आ रहा है उसमें होता नज़र आएगा। आप अभी ब्लॉक जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और मिस्र शामिल है, जल्द या बदेर उसमें ईरान भी आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान की इतना बड़े डेलीगेशन जाने का बड़ा वाज़े पैगाम है कि हम ईरान के साथ खड़े थे, हम खड़े हैं। 2024 तक हमारे ईरान के साथ जो भी उतार चढ़ाव आया वो माजी का हिस्सा बन चुका है। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 राहदारियाँ हम खोल चुके हैं, सेंट्रल एशियाई रियासतों तक हम जा चुके हैं। हम इसी रास्ते से रियाज भी जाएंगे, हम इसी रास्ते से इस्तांबुल भी जाएंगे, हम इसी रास्ते से बाकी दुनिया से आपका भी ट्रेड जुड़ेंगे। रूट जो है फिर गवादर पोर्ट और फिर उसकी कनेक्टिविटी और ये सारा हिस्सा ईरान के बहुत साथ- बहुत और आप वहाँ पे होके आए हैं strategic- जनाब पूरे बलूचिस्तान में। ईरान के बिल्कुल। साथ हमारा रेल रोड है। अब जो नई खबर तुर्किया है वो तक ये है। कि तुर्किया अच्छा, एक खबर और भी सऊदी है। अरेबिया का भी रेल रोड जो है, एक खबर और भी है कि ये जो LNG रिजर्वायर्स हैं, इस जंग के बाद जो है कतर, आपको पता है सबसे ज़्यादा वो कतर मुतासिर हुआ है और उसकी जो गैस सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हुई, जो सिंगापुर और इधर जाती है वो सारा कुछ। तो सुनने में ये आया है कि कतर और शायद सऊदी अरब भी पसनी के करीब या इस साइड के ऊपर जो है वो वहाँ पे टर्मिनल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे जहाँ पे ऐसी किसी सूरत हाल की सूरत में रिजर्व्स जो हैं वो उनकी सप्लाई चेन मुतासिर ना हो। तो वो एक बहुत जैसे बड़ी खाद जी जो बिल्कुल, एक जी जीरो वाली बिल्कुल, बात ये है। ये Activity ये भी होने तजवीज़ जा जो है, ये तजवीज़ जो है इसकी बिल्कुल जो वफाकी वज़ीर है बैरी अमूर के जुनैद अनवार चौधरी, वो पहले कह चुके हैं कि हम 4 पॉइंट मज़ीद जो है उनकी निशानदेही कर चुके हैं जहाँ पर हम इस तरह के पॉइंट्स बनाएंगे जो समुद्री तजारत के लिए अहमियत के आमिल होंगे। तो ये पॉइंट उन्हीं में शामिल है, हाँ। पसनी वाला जो आप अच्छा, और अब आप इसी से कनेक्ट करके देखें कि ये जो पाकिस्तान को क्या फितनातुल मिलेगा? हिंदुस्तान है, नहीं, ये जो फितनातुल हिंदुस्तान है उसकी कार्रवाइयाँ देखें। BLA। हाँ, अब ये देखें कि अब जो अगर आप देखें कि जो कार्रवाइयाँ हैं ये अब नॉर्थ बलूचिस्तान के ऊपर चागी और उस सतह के ऊपर जो वशोब और इस साइड पे जहाँ पे ये रेकोडिक है, सैंदक प्रोजेक्ट है और BLA अब किसी सूरत सिर्फ मस्तूम पाकिस्तान मोश्की के लिए की साइड अकेला के ऊपर- खतरा नहीं है, वो Yes। पाकिस्तान स्पेसिफिक एक दहशतगर्द तंजीम नहीं रही, वहाँ पे ज्यादा वो इनकी एक कार्रवाई- रीजनल आप कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो आगे बढ़ चुकी है, बिल्कुल दाइश, अलकायदा उस लेवल पे। और इसलिए अब जो ये ख़तरा है ये पूरी दुनिया के और इस रीजन के ममालिक के लिए, और उसका तदारुक करना जिम्मेदारी भी सब की है, और पाकिस्तान ये बावर करवा रहा है। उसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखें, माजी में क्या होता था, माजी में एक राहदारी उन्हें दस्तयाब थी, वो थी ईरान की। अब वो राहदारी बंद हो जाएगी, जब वो राहदारी बंद होगी तो Informal trade का बंद ख़त्म हो जाएगा। तो वो नहीं, उसमें बहरहाल चलेंगे, एक और तरफ चले जाएंगे। तैयब, जेल रिफॉर्म्स, सुहेल अफरीदी वहाँ मौजूद थे, वाहिद उन्होंने तकरीर की उर्दू के अंदर, और बड़ा अच्छा उन्होंने
शुरू यहाँ से किया कि जी अफरीदी साहब मेरे कबीले के और ये मैं चेहरे पे रौनक आ जाती है ऐसे जब सवाल होते हैं तो क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? उन्होंने तो एक शेर भी पढ़ा था कि अगर आ सको तो घर का सीधा रास्ता है, ना आ सको तो बारिश भी है, फलां भी है, हाँ, फलां वो भी बिल्कुल है। उन्होंने। ठीक है, तो ये उनका शेर भी एक बड़ा मीनिंगफुल था जो याया अफरीदी को मुखातिब करके, फिर पश्तो में भी एक कोई मुहावरा कहा, वो मैं नहीं पता क्या कहा था, लेकिन उन्होंने इस फोरम को पॉलिटिकल यूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा कॉमिक फोरम था, इस फोरम को उन्होंने तो वो क्या करते वो तो कैदी नंबर 804 का मुकदमा लेके आ गए, गड़ी चोर का मुकदमा लेके आ गए और वो लड़ते रहे। सीधी सी बात है कि जेल इस्लाहात में वो उसका फोकस केपीके में जेल इस्लाहात क्या हुई, उसकी बजाय अडियाला जेल में क्या इस्लाहात होनी है या होनी चाहिए उस पे था, वहाँ पे था। मतलब जिस सूबे के बहुत गर्मी है, बहुत हादसा है। जिस सूबे के वो वजीर आला है जी जी, वो कह रहे हैं हमने तो कर ली है जनाब, हाँ। हमने वीडियो सहूलत भी दे दी है, ये भी कर दिया है, वो भी कर दिया है, ई विजिटिंग भी दे दी है। और ई विजिटिंग पे कहते हैं कि सुलेमान और कासिम को भी ई विजिटिंग का फैसिलिटी दिया जाए कि वो लंदन से बैठ के नहीं अपने तो बाप से वो जहाँ पे टेलीफोन- मरियम नवाज ने जब वो उसकी जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो इकदाम पंजाब गवर्नमेंट ने किए जी। उसकी वीडियो ने वहाँ पे सन्नाटा तारी सर, कर दिया था। तहलका जब वो मचा दिया रेल्स था। की वो जेलों की हालत और देखिए- उसके अंदर जो सारा कुछ देखिए साहब, reforms है। इसमें देखो चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, एक बात इसमें- बताऊं सिद्दीकी साहब, जिस वक्त तैयब बलोच को पीटीआई वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था ना, तो उसके बाद हमें भी एक मौका मिला जेल के अंदर विजिट करने का जब हम शनाख्त परेड के लिए बिल्कुल। गए। तो वाकई जेलों की हालत सफाई के लिहाज से, सहूलियात के लिहाज से अडियाला में माजी तो की फर्स्ट जेल क्लास है। A1 किस्म की जेल है, आपको पता नहीं चलता कि वाकई आप देखिए जेल में साहब, आ मैं- गए हैं। वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए अलग सहूलियात मैसर हैं और उनकी बाकायदा देखिए साहब, मैं 3 जेलों का खुद विजिट कर चुका हूँ। लेटेस्ट जो है मैं- उसके अंदर बिल्कुल। एस्टॉनिशिंग, अच्छा, मतलब जो उस हवाले से हाँ, तो अब मैं 3 जेलों का वैसे इन पर्सन विजिट कर चुका हूँ, अडियाला का, अटक का और जेलम का। हाँ। और इनमें जो मैंने बतौर कैदी? नहीं बतौर कैदी शनाख्त परेड के नहीं, लिए शनाख्त जाते परेड रहे, के जो लिए मारे- जाते रहे। हाँ, जब पीटीआई वालों ने आपको हाँ, मारा था। हाँ, अच्छा तो- अच्छा। तो 40 उसके- लोग थे जिन्होंने मारा अच्छा, था। तो उसमें मैंने देखा है कि पंजाब की जो जेल है ना, वो मेरे पहले विजिट थे, मैंने जेलों को नहीं देखा हुआ था, लेकिन उस मुझे सफाई से लेकर उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म, कैदियों के लिए जो अच्छा इंडस्ट्री लगाई हुई है, ये तो अडियाला में हमने खुद देखा है कि वो उनके लिए इंडस्ट्री लगाई हुई है, वो मुख्तलिफ काम करते हैं और फिर उनको मुआवजा भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें, अब खान साहब तो काम नहीं करते, उल्टा उनको कैदे बा मुशक्कत है और साथ ही मुशक्ति दिए हुए हैं उनको कि वो आसानियों में रहे, ये अलग बात है। लेकिन कानून में जिसको कैदे बा मुशक्कत होती है, लेकिन शरीफ साहबा पे कोई मुश्किल वक्त आने था लगा है? नहीं, अभी तो नहीं, अल्लाह खैर करे। वो जो एक क्लिप चल रहा है, इसी आपकी कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल रहे थे और उनसे सवाल पूछते वो हैं, एक जनरल जर्नलिस्ट, बात है, तो वो एक- उन्होंने कहा हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, तो वो क्या तो है? सवाल ये था, मैं आई वाज नॉट अच्छा देयर, सवाल ये वहाँ पे थे। उनसे सवाल ये हुआ कि आपके क्या दोबारा भी अदालतों के चक्कर, क्योंकि वो अदालत में ही आई हुई थी कि आप देख रही है आपके दोबारा भी होने अदालतों के लगे। चक्कर लग सकते हैं या लगेंगे। लगने का टाइम आ हाँ, शुरू हो तो उन्होंने कहा लगता तो ऐसे ही है कि अदालतों के चक्कर हमें दोबारा काटने पड़े। अब ये वो उसने यहाँ पे भी तो अदालत में ही आई हुई थी, हाँ। तो ये एक अलग वो है। लेकिन मैं बीबी मरियम पे आते हैं, सुहेल अफरीदी ने तो पॉलिटिकल मुकदमा लड़ा, बीबी मरियम ने जब आई तो उन्होंने तो वो एक वीडियो चलाई और अपना एक कार दिखाई कि पंजाब की जेलों में, लेकिन उन्होंने सिर्फ वो वीडियो ऐसी नहीं थी, चारों सूबों के सूबाई वो चीफ मिनिस्टर थे, उसमें बीबी मरियम वह थी जिसने जेल काटी इन पर्सन, हाँ। जिनको जेल में की सहूबतों का, जेल में मुश्किलात का और जेल में कैदी के ऊपर क्या बीतती है वो उसका पता। और उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई कि जिस तरीके से वो शुगर की मरीज़ा है और उनका शुगर डाउन हुआ, शीशे की बोतल में गुड़ वाला पानी था, वो जिस तरीके से कांच वो नीचे गिरी और फिर उन्होंने मतलब नीचे इतनी डाउन हो गई थी कि वो उठा नहीं सकती थी। और अगर कथा खुदा ना कलामी- खास्ता देर कथा- होती है, आपको पता कितना कथा उसका- कलामी माफ, मैं रात को नो एक शुगर प्रोग्राम करते देख रहा था, बिल्कुल। पीटीआई के सेनेटर है ओन बप्पी, वो भी मुलाकात का रोना उसमें रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को थोड़ा सा ज़्यादा इस हवाले से होना चाहिए ख्याल कि उन्होंने खुद जेल काटी और वो खुद सारे हालात से गुजरी। आप तो ये भी कहना शुरू हो गया कि वाकई उनको उन हालात से गुजारा गया है जिनसे आज ये गुजर रहे हैं। नहीं तो वो सुहेल उस वक्त अफरीदी दौरे साहब, इक़्तिदार किसका था? उस वक्त कैदी का पीटीआई ख्याल की रखना विस्तायत किसकी थी जिम्मेदारी सर। थी? अच्छा, उसमें और- सुहेल अफरीदी साहब का मैंने देखा जब बीबी मरियम अपने और नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो कुछ भागे नहीं थे सजाओं से, वो बिल्कुल। मुल्क से बाहर थे, अपनी उनकी वालदा बीमार थी, उनकी बेगम बीमार थी, तो बेटी का हाथ पकड़ के आए थे जेल जाने के लिए। बिल्कुल। और इमरान खान की तरह नहीं कि वारंट जारी हुआ तो जुलूस। क्योंकि वो बयानिए की जंग के किंग थे, पूरी मशीनरी उनके पास थी, हाँ। आपको पता ही है,
इसलिए वो जो दिल करता था उसको रंग दे देते थे। तो तैयब तालियां क्यों बजाई सुहेल अफरीदी ने? सुहेल अफरीदी मरियम नवाज देखिए, जब की मरियम तकरीब अपनी आप बीती सुना रही थी कि जेल में, और क्योंकि वो सारे हालात बता रही थी, और वो ये नहीं थी कि वो अपने आप को कोई मजलूम न देंगी, वो ये बता रही थी कि जो मुझ पे बीता ये किसी और कैदी पे ना बीते, और इस वजह से मैंने रिफॉर्म्स की। जितनी रिफॉर्म्स हैं वो उसके एक्सपीरियंसेस जो Experience है। उसको कि अच्छा। आइंदा ऐसा ना हो। तो इमरजेंसी बटन्स हैं बिल्कुल। फौरी मदद के लिए, हॉस्पिटल और ये वो सुहेल जो अफरीदी, बाजारों को बनाया, सिर्फ जेलों की बात नहीं है। वो तो एक ओवरऑल सुहेल अफरीदी साहब जो है वो, मैं देख रहा था उनके चेहरे के तस्वुरात, और वो उसके दर्द को फील कर रहे थे। ये एक बड़ी चीज है। भाईजान और मुझे उन्होंने जो है आंखों उस ऐसे mesmerize रखी हुई किया थी। हुआ था जैसे ना वो मतलब सारे सुहेल माहौल अफरीदी को। साहब ने अपने उंगलियों पे यूं यानी उनके आंखों पे ऊपर उंगलियां रखी हुई थी। सुहेल अफरीदी और साहब के ऊपर जो खान साहब का सहर था वो टूट गया तिलसम। अब नई लीडर जो अच्छा, है वो ताली फिर हो एंड गया। पे चलो ये एक तालियां अच्छा बज- विजुअल भी था हाँ। कि चारों वुज़रा आला हाँ। एक जगह इकट्ठे हैं और तालियां भी बजाते जेल रहे रिफॉर्म्स के खुद बाद। सुहेल अफरीदी साहब। मतलब हमें इस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए बहरहाल इस जेस्चर को। यस, सुहेल अफरीदी का ना, और ठीक है एक प्लेटफॉर्म था, उन्होंने जो उन्होंने महसूस किया उन्होंने साहब जरूर अपने लोगों को भी तो ऑल्दो कुछ कि दिखाना है। पॉलिटिकल फोरम नहीं था, पॉलिटिकल हाँ, स्कोरिंग के लिए नहीं था, स्कोरिंग लेकिन नहीं था। फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है उसका जवाब भी दिया था, कि बिल्कुल। इन्होंने लतीफ़ अंदाज में बात की। मैं भी लतीफ़ अंदाज के अंदर इसका जवाब देता हूँ कि हमें इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ जैसे हजारों कैदी हैं अंदर पड़े हैं। और हमें जो है आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब के लिए है। हमें ये काम करना चाहिए ताकि किसी और मरियम को शीशे की बोतल या जो किसी है और उसमें नवाज फेंको शरीफ गया। को किसी, सही बात है। लेकिन एक सवाल लेकिन, है, क्या ये सुर्ख बटन, ये क्लिक बटन इमरान खान के भी सेल में है? ये मेरा सवाल है वैसे। ये देख। भाई उनको ऑलरेडी कितनी सहूलतें हैं यार। हैं और लाजमी होगा। अगर बाकी कैदियों को है तो ये हो नहीं सकता कि वहाँ पे ना हो। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलतें, एक अंडर ट्रायल, ये एक मौजूद है। कन्विक्टेड, ये कैदियों में भी फर्क होता है ना। उनकी किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलियात उनको मौजूद है और मिलनी भी चाहिए। यार और मेन्यू आपने पढ़ नहीं लिया था? मेन्यू पड़ा मोहसिन नकवी साहब ने वो कहा, हमने मीडिया तो पे ये रोला करते हैं, कहते हैं मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि मैं सहाफियों की टीम को डियाला जेल का विजिट कराऊं और उनको दिखाऊं कि ये किस तरीके से इनको सहूलियात मिली हुई हैं, ताकि वो इन पर्सन चलें, देख कोशिश के करते हैं कि अगर किसी दिन हो जाए। लेकिन और ये बहुत हमारे- शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि वो साहब भी आ गए। हाँ वो लीडर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले कि जो है वो मुदाखलत दर माकूलात करें तो हमें इजाज़त दीजिए। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और असगर चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे हमें मदऊ किया और फिर कैमरे के फ्राइज़ भी सर दिए। खुदा हाफिज़।